हाँ जी, वेलकम बैक। देखिए, बैंकिंग बिजनेस एक बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है। किसी भी बैंक के अंदर थ्री टाइप की रिस्क होती हैं। एक होती है क्रेडिट रिस्क, एक होती है मार्केट रिस्क और एक होती है ऑपरेशनल रिस्क। अगर बात करें क्रेडिट रिस्क, सर इसका मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि बैंक के पास में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसे पब्लिक को लोन की तरह देता है और उस पर इंटरेस्ट कमाता है, ब्याज कमाता है। यही बैंक की कमाई होती है। पर यहां पर रिस्क जनरेट होती है जब बैंक पब्लिक को लोन देता है, और जितना ज्यादा बैंक लोन देता है उतनी ज्यादा रिस्क जनरेट होती है कि कल को वो लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। और इस क्रेडिट रिस्क की वजह से इंडियन बैंक्स के अंदर जनरेट होता है स्ट्रेस्ड असेट्स। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्ट्रेस्ड असेट्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेस्ड असेट्स की, तो उसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, तब जाकर स्ट्रेस्ड असेट्स बनते हैं। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, एक होता है रीस्ट्रक्चर्ड असेट और एक होता है रिटर्न ऑफ असेट। बेसिकली आपको यह समझना होगा कि बैंक जब कभी लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, इसीलिए बैंक जो लोन देता है उसे बैंक का असेट बोला जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब है कि बैंक ने जो लोन दिया था वो लोन रिकवर नहीं हुआ, या तो उसे प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिला बैंक को, या फिर इंटरेस्ट ब्याज कुछ नहीं कमाया। मतलब वो जो लोन दिया था वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया बैंक के लिए, बल्कि लॉस करा दिया। उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। दूसरा आता है रीस्ट्रक्चर्ड असेट। रीस्ट्रक्चर्ड असेट का मतलब होता है कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो पहले जो टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई थी, अब उन टर्म्स कंडीशन को चेंज करवाया जा रहा है। कैसे चेंज करवाया जा सकता है? या तो मैं बैंक से बोलता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो, या फिर मैं बैंक से बोलता हूं कि आपने मुझे 5 साल के लिए लोन दिया था, अब इसे आगे और बढ़ा दो, मैं अभी आपका लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा हूं। या फिर बोला जाता है कि मैंने ये फलानी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, इसकी बजाय दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रख लो। इसे बोला जाता है रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स। और तीसरा आता है रिटर्न ऑफ असेट। रिटर्न ऑफ असेट का मतलब होता है कि बैंक ने लोन दिया, वो लोन अभी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन वो बैड डेट नहीं बना है। मतलब उम्मीद है कि शायद वो लोन वापस आ सकता है, बट फ्यूचर में वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं 2026-27 के अंदर एचडीएफसी बैंक ने 30 करोड़ रुपए लोन दिए थे किसी पर्सन को, एंड वो लोन अभी तक रिकवर नहीं हुआ। टोटल बैंक की जो असेट है वो 100 करोड़ रुपए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से अब टैक्स मांगेगा। तो क्या एचडीएफसी बैंक को पूरे 100 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? जी नहीं। बैंक ने जो 30 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जो कि अभी उसको नहीं मिला है, वो उसे अभी अपने अकाउंट्स में राइट ऑफ कर देगा। इसका मतलब वो सिर्फ 70 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा। लेकिन मानकर चलते हैं कि 2 साल बाद में 2029-30 के अंदर वो 30 करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आ जाते हैं। अब बैंक उसके ऊपर यहां से इस ईयर से टैक्स देना स्टार्ट कर देगा। इन तीनों को, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स और रिटर्न असेट्स, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तब बनता है स्ट्रेस्ड असेट्स। अब किसी भी बैंक के अंदर अगर स्ट्रेस्ड असेट्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बैंक बंद होने की कगार पर आ जाता है। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी बैंक बंद हो जाए। क्योंकि अगर कोई बैंक बंद होता है तो उसका असर सिर्फ उस बैंक के ऊपर या उस बैंक के डिपॉजिट होल्डर के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि उनके अलावा बैंक के बंद होने का असर पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पड़ता है। जो पब्लिक है उसके अंदर एक डिस्ट्रस्ट, उनके अंदर ट्रस्ट खत्म होने लगता है, और उन्हें लगता है आज अगर ये बैंक बंद हो गया, कल को दूसरा बैंक भी बंद हो सकता है। मैं क्यों अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा कराऊं? इससे अच्छा क्यों ना मैं इस पैसे को अपने पास में ही जमा करके रख लूं। लॉस तो नहीं होगा कम से कम। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई बैंक लॉस में जा रहा होता है, तो पिक्चर में आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक को बचाने के लिए दो में से कोई एक स्टेप लेता है।
या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश करता है कि उस लॉस मेकिंग बैंक को किसी प्रॉफिटेबल बैंक के साथ में मर्ज कर दिया जाए। हिस्ट्री हमें बताती है कि आरबीआई ने ऐसा पहले भी किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 1993 के अंदर एक बैंक हुआ करता था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बैंक था, जिसको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। 2004 के अंदर बैंक था ग्लोबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड इसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो जब भी कोई बैंक लॉस में जाता है, आरबीआई या तो उस लॉस मेकिंग बैंक को प्रॉफिटेबल बैंक के साथ मर्ज करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि उस बैंक को रिवाइव किया जाए, दोबारा से प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया जाए। ऐसा हुआ था यस बैंक के साथ में। देखिए, यस बैंक ने एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस करी थी। जब भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो वो ये इंश्योर कर लेता है कि जिसको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो हमारे लोन का रीपेमेंट कर पाएगा, और क्या वो हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी सिक्योर गिरवी रख रहा है कि नहीं रख रहा। लेकिन यस बैंक ने ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिए और नेग्लिजेंस रखी। उन्होंने देखा नहीं कि उन बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी लोन दिया जा रहा है जिनकी स्थिति नहीं है रीपेमेंट करने की, और यस बैंक बंद होने की कगार पर आ गया। लेकिन आरबीआई वहां पर यस बैंक को रिवाइव करने के लिए स्कीम लेकर आया, रिवाइवल स्कीम। उस रिवाइवल स्कीम के अंदर आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी बैंक है, उसके थ्रू यस बैंक के 49% शेयर्स परचेज कराए। दैट मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यस बैंक के अंदर 49% होल्डिंग हो गई, तो स्टेट बैंक ने पैसा दिया यस बैंक को। उसके अलावा स्टेट आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक दोनों को बोला कि आप भी यस बैंक के शेयर्स को परचेज करो, और हजार हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराए गए। उसके अलावा एक्सिस बैंक से 600 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक से 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराए गए। लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट आ गया यस बैंक के पास में, तब भी यस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि टोटल जो था वो 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग असेट थे। तो फिर ये सोचा गया कि यस बैंक पब्लिक से पैसा रेज करेगी, और उसके लिए वो लेकर आए फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसमें यस बैंक अपने शेयर्स का ऑफर देते हैं, लोग उनके शेयर्स को परचेज करते हैं, और यस बैंक के पास पैसा आता है। पब्लिक ने फर्दर पब्लिक ऑफर के अंदर यस बैंक के शेयर्स परचेज किए, लेकिन तब भी यस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पूरे नहीं हो पाए, कुछ शॉर्टफॉल बच गया, और उस शॉर्टफॉल को पूरा किया एसबीआई ने। तो हमें यहां पर यह देखने को मिला कि अगर कोई भी बैंक लॉस में जाता है, तो उस बैंक को या तो रिवाइव करने की कोशिश करता है आरबीआई, या फिर कोशिश करता है प्रॉफिटेबल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि अगर किसी भी देश का कोई बैंक बंद होता है, तो उसका असर सिर्फ उस बैंक के ऊपर नहीं होता, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर होता है, पूरे पब्लिक के ऊपर होता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर होता है। आई गेस दोस्तों, आपको ये कहानी, ये टॉपिक समझ में आया होगा, और शायद आपको क्लैरिटी मिली होगी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस असेट्स क्या होते हैं, और अगर कोई बैंक लॉस में जाता है तो वहां पर आरबीआई का क्या रोल होता है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।